उसकी झील सी आंखें शून्य में कहीं खोई हुई थी। उसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। उसे देखते ही मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है पहली नज़र का प्यार। ये बात सन 1993 की है। उन दिनों जब मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, मैं अपनी चचेरी बहन की शादी के सिलसिले में अपने गांव गया था। मेरे पिताजी 1975 में दिल्ली आकर बस गए थे। तब से हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं। कभी कभार शादी ब्याह में ही हम लोग गांव जाते हैं। एक दिन शाम को मैं अपने गांव में घूम रहा था, तभी अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अपने हाथों में मेहंदी लगाए अपने दरवाजे पर बहुत उदास मुद्रा में बैठी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसका बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था, उस उम्र में दिल तरह तरह के सपने देखता है। मैं भी एक हसीन सपने में खो गया। काश मेरी शादी इससे हो पाती। उस समय मुझे ये मालूम नहीं था कि अगले दिन उसकी शादी है। बहरहाल उसकी शादी हो गई। मैं भी 10 दिन बाद वापस दिल्ली आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं उसे भूल गया। जिंदगी के 7 साल देखते देखते गुजर गए। साल 2000 आ गया। अब मैं 22 साल का हो गया था। एक प्राइवेट ऑफिस में मेरी नौकरी लग गई थी। 3000 रुपये मासिक वेतन पर घर वाले मेरी शादी का जोर दे रहे थे। मैं गांव की लड़की से शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे गांव की लड़कियां अच्छी लगती थी। और एक दिन मैं और मेरी माताजी लड़की देखने के इरादे से गांव जाने का निश्चय किया। वो जनवरी की एक सुनहरी सुबह थी, जब मैंने अपने गांव की धरती पर कदम रखा। वातावरण में ठंड का एहसास और उस पर मीठी मीठी धूप बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग जीप का सफर तय करके अपने घर पहुंच गए, जो कि स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। दिन भर सबसे मिलते मिलते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को मुझे घूमने की इच्छा हुई, तो मैं अपने चचेरे भाई को साथ लेकर बाजार घूमने गया। संयोगवश मेरे भाई को भी दवा लेने बाजार जाना था। बाजार पहुंचकर हम दोनों एक डॉक्टर की दुकान में गए। मेरा भाई अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। तभी शादीशुदा सी दिख रही एक लड़की अपनी गोद में एक 6 साल का बच्चा लेकर दुकान में दाखिल हुई। हमारे पास बैठे एक बुजुर्ग, जो शायद उसकी जान पहचान वाली थी, उनको अपना बच्चा देते हुए बोली, काका आप आशीष को पकड़िए, मैं सामान ले लूँ। आशीष शायद उसके बच्चे का नाम था। उस युवती ने खुद को इतने करीने से संवार रखा था कि उसको देखने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आया कि जरूर कहीं शहर में रहती होगी। हो सकता है यहाँ मेरी तरह घूमने आई हो। मैंने उसके चेहरे की बस एक झलक देखी, पर पता नहीं क्यों घर आने के बाद भी मैं उसके चेहरे को भूल नहीं पा रहा था। रात को तकरीबन 8 बजे खाना खाने के बाद मुझे सिगरेट पीने की तलब हुई। हालांकि मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, बस ऐसे ही कभी कभी पी लेता था। मैंने अपने भाई से पूछा तो पता चला गांव में एक दुकान है जहां से सिगरेट मिल जाएगी। वो मुझे साथ लेकर उस दुकान पर गया। दुकान में कदम रखते ही मुझे एक साथ कई झटके लगे। मेरे सामने वही युवती थी जिसे मैंने शाम को बाजार में डॉक्टर के यहाँ देखा था। उसको साथ में माताजी भी थी। दोनों को देखते ही अतीत की सारी बातें मुझे याद आती चली गई। ये वही लड़की थी जिसे 7 साल पहले मैंने उसकी शादी से एक दिन पहले गांव में देखा था। उसका नाम चंद्रकला था, जो मुझे बाद में पता चला। उसका परिवार भी हमारी तरह दिल्ली में ही रहता था। चंद्रकला दिल्ली में पली बड़ी थी। उसका कोई भाई नहीं था, वो इकलौती थी। उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी शादी आजमगढ़ शहर में कर दी थी।
शायद इसलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो काफी उदास थी। शायद वो गांव में शादी नहीं करना चाहती हो। सच कहूं तो उसकी शादी के साथ ही मेरा उसके साथ शादी का सपना भी टूट गया था। उसकी माँ की आवाज़ सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। उसकी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा दिल्ली से कब आए? मैंने बताया, आज ही आया हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम मनोज है, इसलिए घर वालों ने मेरा नाम सनोज रखा था। हमारे यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। उसकी माँ ने मुझसे सारा हालचाल पूछा और मैं बताता रहा। मेरी बात सुनकर चंद्रकला मुस्कुराकर सुनती रही। मैंने सिगरेट मांगी। सिगरेट देते हुए उसने पूछा, इतने दिन बाद गांव की याद कैसे आ गई? मैंने बताया कि शादी करने आया हूँ। इतना सुनते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो हंसते हुए बोली, आप इतने सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, लंबे हैं, आपके लायक यहाँ लड़की नहीं मिलेगी। यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो शहर वालों की तरह नहीं हैं, वो आपको पसंद नहीं आएंगी। उसके कहने का तात्पर्य शायद गोरा रंग सुंदरता से था। मैंने सिगरेट पीते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। सुंदरता का पैमाना सिर्फ गोरा रंग नहीं होता, गांव में भी सुंदर लड़कियां होती हैं। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं। घर आने के बाद मैं सोने चला गया, पर आज बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसका ख्याल आ रहा था। मैं सोचने लगा, वो आज भी कितनी सुंदर है। वो बच्चा वो बच्चा उसी का है। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वो आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। क्या मेरा नज़रिया ही ऐसा था? अगले दिन मुझे अपनी ननिहाल में मेहनगर जाना था। वहाँ मामा जी ने मेरे लिए कोई लड़की देख रखी थी। उसे ही पसंद करने जाना था। जाने से पहले मैंने अपने भाई को बोला कि अगर चंद्रकला मुझे पूछे तो बता देना कि मैं ननिहाल गया हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो मुझे ज़रूर पूछे। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन महसूस किया था। मैं 2 दिन बाद वापस आया तो मेरे भाई ने बताया कि वो आपको पूछ रही थी। मैं बगैर एक पल गंवाए उसके पास पहुंचा। उसने मुझे देखते ही तंज कसा, लड़की पसंद आ गई? मैंने कहा, नहीं। फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि मैं लड़की देखने गया हूँ? उसने बोला, अरे गांव में रहते हैं तो गांव वालों की खबर तो रखनी ही पड़ती है। मैं मुस्कुरा कर रह गया। खैर, कुछ देर बात करने के बाद मैं घर चला गया। अगले दिन चंद्रकला अपने मौसाजी के घर चली गई। संयोगवश उनको भी अपनी लड़की के लिए लड़के की तलाश थी। उन्होंने मुझे देखा और पसंद कर लिया और अगले दिन लड़की देखने की बात कहकर चले गए। अगले दिन मुझे मेरी माताजी को लड़की देखने जाना था। चूँकि उनका गांव हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर था और मैंने देखा भी नहीं था, इसलिए चंद्रकला बोली कि मैं लेकर चलती हूँ। तय समय पर हम तीनों लोग जीप की सवारी से 25 किलोमीटर दूर लड़की के गांव पहुंच गए। लड़की हमें पसंद नहीं आई और हम वापस चल दिए। वापसी में जब हम जीप में बैठे तो मैं और चंद्रकला अंदर की तरफ बैठे, वो मेरे बगल में बैठी, जबकि मेरी माताजी ने पान खा लिया था तो थूकने की सहूलियत के लिए पीछे की ओर किनारे पर बैठ गई। गाड़ियों में बिल्कुल ठूंस कर सवारी बिठाई जाती है। इस जीप में भी काफ़ी ठूंस कर सवारी बैठ गई, जिसकी वजह से मेरा और उसका बदन आपस में चिपक गया। ऐसा नहीं था कि आज से पहले मैं किसी लड़की के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन इसका स्पर्श पाकर मैं रोमांचित हो गया। मेरे पूरे बदन से सिहरन सी दौड़ गई। भीड़ की वजह से शोर भी बहुत था।
इसलिए बात करने के लिए भी हमें एक दूसरे के कान में कहना पड़ रहा था। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद उसने मेरे कान में सरगोशी की। वो बोली, आओ मुझे गाना सुनाओ, क्योंकि सफ़र लंबा है, गाना सुनूंगी तो सफ़र कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने सोचा गाने की ओट में मैं इसे अपने दिल का हाल बता देता हूँ। मैंने उसे फिल्म हमराज का गाना किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, इसकी तमन्ना इबादत का इरादा है। मैं उसके कानों में धीरे धीरे गा रहा था ताकि कोई और ना सुने। शोर होने की वजह से मेरी आवाज़ सिर्फ वो ही सुन रही थी। गाना सुनने के बाद उसने मदहोशी वाले अंदाज में धीरे से मेरे कान में बोली, एक और सुनाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फिर उसका सानिध्य पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे कहा, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। मेरा इजहार मोहब्बत शायद वो समझ गई थी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी पलकें बोझल हो गईं। उसे देखकर ऐसा बरसों से जलती हुई वीरान पड़े रेगिस्तान में बारिश की बूंदें बरस गईं। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें नम थी, कुछ कहना चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी। खामोशी में भी बहुत कुछ बोल रही थी। 25 किलोमीटर का सफ़र कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। हम जीप से उतरकर अपने गांव के कच्चे रास्ते पर चले गए। चलते हुए मैंने उससे पूछा, कैसा रहा सफ़र। उसने मेरी ओर गर्दन घुमाई और कहा, यह सफ़र जिंदगी भर याद रहेगा। मेरी माताजी पीछे थी, इसलिए हमारी बातें नहीं सुन पा रही थी। मैं अगले दिन उसकी दुकान में गया। वो मुझे अकेली ही मिल गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, अपनी आंखें बंद करो। उसने जब आंखें बंद की तो मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके फूल से होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरा ऐसा करते ही वो किसी जंगली बैल की तरह मुझसे लिपट गई। कुछ देर हम दोनों इसी अवस्था में रहे। जब अलग हुई तो वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। उसने कहा, ये गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, समाज हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा। मैंने कहा, ठीक है, तो कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी इस बात पर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के प्रेम में बंध गए थे। खैर, 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए और मेरी शादी आजमगढ़ जिले के ही जहानागंज कस्बे के पास एक गांव में तय हो गई, जो कि मेरे घर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर था। शादी तय होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। इस बीच मेरा और चंद्रकला का मिलन हो चुका था। उसने मुझे बताया कि उसका पति शराब का आदी है, शक करके मारता पीटता है। दोनों पति पत्नी की सुंदरता और पढ़ाई में भी अंतर था, इसलिए उसके अंदर आत्मग्लानि का भाव आता था, जिसे वो अपनी भड़ास मारपीट के जरिए निकालता था। कुल मिलाकर बीते 7 सालों में वो सिर्फ गालियां, मारपीट और दुत्कार ही सह रही थी। सबसे बड़ा फर्क यही था कि वो शहर में पली बड़ी थी और उसका पति गांव में। दोनों के विचार, रहन सहन में कोई मेल नहीं था। शादी तय होने के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मुझे उसकी बहुत याद आई। मेरी उससे कभी बात नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय मोबाइल सिर्फ अमीर लोगों के पास होता था। 3 महीने बाद मैं वापस गांव गया। वहां पहुंचकर हमारे मिलने का सिलसिला फिर चल पड़ा। गांव के कुछ लड़कों ने उसके पति को बता दिया कि वो मुझसे बात करती है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा नज़र रखने लगा। इसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन गांव में मुझसे दूर होने के बाद वो घुटने लगी।
मारपीट का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया। तंग आकर उसने अपने पति को तलाक दे दिया और मेरी तलाश में दिल्ली आ गई। वो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन उसे मेरा पता मालूम नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। 1 हफ्ते के बाद मैं उसे संयोगवश अपने ऑफिस के नीचे मिल गया। दरअसल मैंने उसे अपने ऑफिस के बारे में बताया था कि अमुक स्थान पर मेरा ऑफिस है, लेकिन उसे ऑफिस का पता मालूम नहीं था, ना ही ऑफिस का नाम मालूम था। वो तो अंदाजे से ही रोजाना उस मार्केट में आकर मुझे ढूंढा करती थी। मैं उसे दिल्ली में देखकर चौंक गया। वो मुझसे बहुत नाराज थी, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी वो मेरे स्कूटर पर नहीं बैठ रही। लेकिन जब मैंने जोर देकर बोला तो वो बैठ गई। मैं उसे पंजाबी बाग के एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ मैंने कॉफ़ी मंगवाई, लेकिन उसने कॉफ़ी नहीं पी। काफ़ी देर रोती रही, उलाहना देती रही, शिकायत करती रही। उसके कहने का यही भाव था कि तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ सुख की ज़िंदगी बिता रहे हो और वहाँ मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है। वो बोली, मैं सब कुछ छोड़कर चली आई हूँ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? ऐसा संभव नहीं। मैंने कहा, अगर ये संभव होता तो मैं दूसरी जगह शादी ना करके तुमसे ही शादी करता। क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं तो शादी तो हो ही नहीं सकती। और जब तो मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं जिसे ब्याह कर लाया हूँ उस बेचारी की क्या गलती है? मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही, कुछ नहीं कहा। फिर हम दोनों वहाँ से चले आए। मेरे ऑफिस के पास ही उसके किसी रिश्तेदार का घर था जहाँ वो ठहरी हुई थी। मैंने उसे वहाँ छोड़ दिया। हमारे बीच मुलाकात होने लगी। वो रोज़ मेरे ऑफिस के पास आ जाती थी। फिर हम कहीं पार्क या कहीं मार्केट में साथ साथ समय बिताते थे। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। और अब क्या होगा आगे? क्या नतीजा निकलेगा इन मुलाकातों का? तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी को लेकर प्रस्तुत होती हूँ, और एक नए जोश के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।